नमस्कार, मैं बलराम बिहारी। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस, फिर बात करेंगे बड़ी खबरों की। भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी को सीबीआई के अनुरोध पर गिरफ्तार कर लिया गया है। मेहुल चौकसी और उनके भांजे नीरव मोदी पर पीएनबी बैंक से 13,500 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ नीति पर बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। चीन ने अमेरिका जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर रोक लगा दी है, जिससे अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक बाजार में अफरा तफरी मची हुई है। हरियाणा की एक रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को मुसलमानों से इतना ही प्यार है तो कांग्रेस का अध्यक्ष मुसलमान को बनाकर दिखाए। उन्होंने कहा 2013 का वक्फ कानून तुष्टीकरण के लिए लाया गया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप से कहा युद्ध समाप्ति के किसी भी समझौते से पहले डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन आए, यहाँ के लोगों को देखें, हॉस्पिटल, चर्च या फिर मारे गए बच्चों को देखें। आज की हेडलाइंस में इतना ही। अब बात करते हैं मुख्य खबरों की। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी मेहनत बहुत लगती है, इसलिए आपका सहयोग भी होना चाहिए। हरियाणा के हिसार में पीएम मोदी ने दावा किया कि कांग्रेस ने 2013 में वक्फ कानून में संशोधन वोट बैंक के लिए किया था, जिससे बाबा साहब के संविधान का अपमान हुआ। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधनों का सही उपयोग होता तो मुसलमानों को साइकिल का पंचर बनाने जैसे काम करने की जरूरत नहीं पड़ती और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। साथ ही उन्होंने कांग्रेस से मुस्लिम को पार्टी अध्यक्ष बनाने की चुनौती भी दी है। मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए, क्यों नहीं बनाते भाई? यह बयान कांग्रेस को संविधान विरोधी और मुस्लिम विरोधी दिखाने की कोशिश करता है। तथ्य के जांच से पता चलता है कि 2013 का वक्फ संशोधन कानून पारदर्शिता बढ़ाने और अतिक्रमण रोकने के लिए था, न कि केवल वोट बैंक के लिए। हालांकि राजनीतिक मंशा पर बहस संभव है। पंचर बनाने वाला बयान एक समुदाय को रूढ़िगत करता है, जो सामाजिक तनाव बढ़ा सकता है। मोदी की कांग्रेस पर टिप्पणी उनके अपने रिकॉर्ड को नजरअंदाज करती है। 2014 से उनकी सरकार में कोई मुस्लिम केंद्रीय कैबिनेट मंत्री कोई नहीं बना और 2024 में बीजेपी के लोकसभा में कोई मुस्लिम सांसद भी नहीं है, उन्हें टिकट ही नहीं दिया गया। जिस बिल को मुसलमानों के हुकूक की हिफाजत करने वाला बिल बताया जा रहा है, उसी को पेश करने के लिए और उस पर बात करने के लिए लोकसभा में भाजपा सरकार के पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। 2024 के वक्फ संशोधन विधेयक में केंद्रीकृत नियंत्रण की बात कही गई है, लेकिन यह मुस्लिम समुदाय की आर्थिक स्थिति कैसे सुधारेगा, इस पर कोई ठोस जानकारी नहीं देती है। बिना शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सुधारों के केवल वक्फ सुधार से गरीबी दूर होना असंभव है। ये बिल्कुल बचकानी बात कही जा रही है कि वक्फ के कानूनों का अगर सही इस्तेमाल होता तो आज स्थिति कुछ और होती। ये बिल्कुल बचकानी बात है। पीएम मोदी का कहना है कि वक्फ का सही उपयोग मुसलमानों का पंचर बनाने से बचा सकता है। यह बताता है कि वक्फ संपत्तियों में बड़ी आर्थिक संभावना है, जो कि सच भी है। भारत में 6 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियां हैं, जिसकी कीमत हजारों करोड़ हो सकती है, लेकिन कुप्रबंधन और अतिक्रमण ने इन्हें सीमित कर दिया है। 2024 का वक्फ विधेयक डिजिटलीकरण और केंद्रीय डेटाबेस को प्रस्ताव देता है, जो सैद्धांतिक रूप से कल्याणकारी योजनाओं को फंड दे सकता है, लेकिन विधेयक में रोजगार सृजन या धन निर्माण की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, जैसा पीएम मोदी ने दावा किया है। मतलब ये कि इससे मुस्लिम बच्चे कारोबारी में बदल जाएंगे, ये एक झूठ है, बल्कि ये एक ओछी हुई बात है। आर्थिक उन्नति के लिए शिक्षा, कौशल विकास और अवसरों की जरूरत है, जो सिर्फ वक्फ सुधारों से कभी भी संभव नहीं है। 2023 से 2024 के PLFS डाटा के अनुसार बेरोजगारी दर 3.2% है, लेकिन कम रोजगार और अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भरता सभी समुदायों में हाई लेवल पर है। केवल मुसलमानों को निशाना बनाना सामाजिक एकता को कमजोर करता है और यह दावा बिना नीतिगत विवरण के अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है, इसे समझा जाना चाहिए। पंचर बनाने वाली टिप्पणी न केवल मुसलमानों को रूढ़िगत करती है, बल्कि अनौपचारिक क्षेत्र में मेहनत करने वालों को
जिसकी गरिमा है उसको भी कम करती है। इस तरह का बयान सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देती है, जो एक प्रधानमंत्री को नहीं देना चाहिए। पीएम मोदी ने कांग्रेस के वक्त प्रबंधन की आलोचना की है, लेकिन गरीबी, शिक्षा की कमी और बेरोजगारी जैसे मूल मुद्दों को नजरअंदाज किया है। जिस हरियाणा में जाकर आज पीएम मोदी वक्फ के कानून पर ज्ञान बांट रहे थे, मुसलमानों को पंचर बनाने वाली बात कह रहे थे, उसी हरियाणा में आज बेरोजगारी दर पीक लेवल पे है और हरियाणा में मुसलमानों की आबादी भी कम है। तो मुसलमानों को साध कर राजनीति करना कब तक संभव है? क्या मुसलमानों को साधने से हिंदुओं को रोजगार मिल जाएगा, हिंदुओं के लिए चीज़ें और उनके लिए अवसर मिल जाएंगे? ये पीएम मोदी कब बोलेंगे? जो आज भारत के सभी समुदायों को प्रभावित कर रहा है, इस पर कब बोलेंगे? जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी सबको प्रभावित कर रहा है। तो कहने का मतलब है केवल वक्फ में सुधार से इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे की नीतियां जरूरी है, तभी विकास हो पाएगा। मोदी ने हिसार में कहा कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा और पिछले 10 साल में करोड़ों ने पहली बार हवाई यात्रा की। उड़ान योजना से साल 2016 से क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ा है। 2014 में 74 हवाई अड्डों के मुकाबले 2024 में 153 हवाई अड्डे चालू हैं। लेकिन हवाई किराया प्रति व्यक्ति 5,000 से 10,000 रुपया है, जो आम आदमी के लिए बहुत ही महंगा है, खासकर जब ग्रामीण प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख रुपया सालाना है। NSSO 2023-2024-25 में 5 से 6% मुद्रास्फीति और 9% खाद्य मुद्रास्फीति ने आर्थिक दबाव को बढ़ाया है, जिसे इनकार नहीं किया जा सकता है। बेरोजगारी जिसमें शहरी में 4.1% है और PLFS की डाटा कहती है कि ये आय को सीमित किया है। और मुफ्त राशन जो 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, ये बात भी सही है, लेकिन यह सब आर्थिक तंगी को दर्शाता है, न कि समृद्धि को। इसे भी याद रखना चाहिए। हवाई यात्रा का दावा बिल्कुल अतिशयोक्तिपूर्ण है और यह कहीं से भी ठीक नहीं है, क्योंकि यह अभी भी अधिकांश के लिए सुलभ नहीं है, अभी भी यह अधिकांश लोगों के लिए यात्रा करने लायक नहीं है। तो मतलब ये है कि हवाई चप्पल वाला आदमी आज पीएम मोदी के 11 सालों के कार्यकाल को देखने के बाद भी वो फ्लाइट में सही से यात्रा नहीं कर सकता है, क्योंकि हवाई चप्पलों वालों के बैलेंस जो हैं वो 5,000 रुपया फ्लाइट देने के लिए नहीं है। इसीलिए वो ट्रेन में आए दिन धक्का खाते हैं और ट्रेन में घिट पिट कर घर जाते हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर संविधान को सत्ता का हथियार बनाने और यूसीसी का विरोध कराने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड की यूसीसी को बीजेपी की सफलता बताया, लेकिन यूसीसी जो संविधान के अनुच्छेद 44 में है, उसका कार्यान्वयन करना जटिल काम है, क्योंकि यह अल्पसंख्यक अधिकारों और सांस्कृतिक विविधता को प्रभावित करता है, उसे समेटना मुश्किल बनाता है। उत्तराखंड का 2024 वाला यूसीसी कानून विवाह और विरासत को एक समान करता है, लेकिन इसे मुस्लिम कानूनों पर हमला माना जा रहा है। कांग्रेस ने यूसीसी को सामाजिक संवेदनशीलता के कारण टाला है, न कि संविधान को कुचला है, जैसा कि मोदी ने कहा। संविधान को सत्ता हासिल करने का एक हथियार बना दिया। जब जब कांग्रेस को सत्ता का संकट दिखा, उन्होंने संविधान को कुचल दिया। तो ये भी एक अतिशयोक्तिपूर्ण दावा है। इस दावे का कोई ठोस सबूत नहीं है। यूसीसी को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना कानूनी और सामाजिक चुनौती है, जिस पर मोदी ने स्पष्टता नहीं दी है, बल्कि यूसीसी को उत्तराखंड में गिना दिया है, जबकि 11 सालों से केंद्र में मोदी की सरकार है। अगर यूसीसी इतनी ही सफल बनाई जा सकती है तो 11 सालों में आपके पास एक लंबी अवधि थी, आप इसे कानून बना सकते थे, राय विचार ले सकते थे और इसे सफलतापूर्वक लागू भी कर सकते थे। तो आप अभी तक गुणगान गा रहे हैं, जो आपका मैनिफेस्टो है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि यूसीसी को सफल बनाना देश में जटिल काम है, जो एक संवैधानिक चुनौती है और इस पर काम करने की जरूरत है, ना कि पक्ष और विपक्ष करने की जरूरत है। तो यह निशाना कांग्रेस के ऊपर साधने के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन हकीकत में ये ठीक नहीं है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि साल 2024 से पहले कांग्रेस के समय बार बार ब्लैकआउट होते थे और अब भारत बिजली निर्यात करता है। 2014 में 243 गीगावाट से 2024 में 446 गीगावाट तक बिजली क्षमता बढ़ी है। CEA और सौभाग्य योजना से 99.6% ग्रामीण विद्युतीकरण हुआ है। भारत, नेपाल, भूटान को 2600 मेगावाट बिजली
निर्यात करता है, लेकिन ब्लैकआउट का दावा बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी वो दिन भी देखे हैं जब पूरे देश में ब्लैकआउट होते थे, बिजली गुल हो जाती थी। कांग्रेस की सरकार रहती तो देश को आज भी ऐसे ही ब्लैकआउट से गुजरना पड़ता। साल 2001 और साल 2012 में ग्रिड फेल हो गई थी, पर यह नियमित नहीं था, ये सिर्फ एक घटना थी। 2021 में कोयला संकट से 16 राज्यों में बिजली की आपूर्ति में कमी आई। यमुनानगर का 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट जिसका उद्घाटन किया गया है, वो भी पर्यावरणीय चिंता को बढ़ाता है और हरियाणा के लिए मुश्किल पैदा करता है। वहाँ ऑलरेडी सूखापन बढ़ता जा रहा है और इतने बड़े थर्मल पावर प्लांट का इस्तेमाल वहाँ पर पर्यावरणीय चुनौती को जन्म दे रही है। कहने का मतलब ये है कि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाना होगा और भारत में वितरण जो है उसको भी कम करना होगा, वितरण घाटा को कम करना होगा जो आज बढ़ी हुई है। साथ ही निर्यात करने वाली बात तो सही है, लेकिन घरेलू मांग जो पीएम मोदी ने दावा किया है कि हम बाहर बहुत ज़्यादा निर्यात करते, वो भी सही नहीं है। बल्कि सच ये है कि घरेलू मांग भी अभी भी पूरी तरीके से पूरा नहीं हो पा रहा है, इसे भी समझा जाना चाहिए। तो हमारी घरेलू मांग आज भी कम है, इसे सुधारने की ज़रूरत है और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इस तरह से पीएम मोदी का भाषण विकास कार्यों जैसे कि हिसार हवाई अड्डा, रेवाड़ी बाईपास, बायोगैस प्लांट और राजनीतिक हमलों का मिश्रण बना हुआ है। उपलब्धियां ठीक है, लेकिन प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। जैसे हवाई चप्पल वाला आदमी हवाई जहाज में यात्रा करेगा, वक्फ सुधार से मुसलमान के बच्चे पंचर नहीं साटेंगे, तो ये सब जो है बढ़ा चढ़ाकर कहा जा रहा है और एक समुदाय को नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है। तो इस तरह से इसे कहीं से भी ठीक नहीं समझा जा सकता है। तो पीएम मोदी के भाषण में इस तरह की बातें कही जाती है, तो आप लोग क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि आपका प्रधानमंत्री आपके लिए कितनी बातें आगे की कर रहा है और कितनी बातें पीछे की कर रहा है? जहां आज दुनिया भर में टैरिफ को लेकर वॉर है, भारत के ऊपर अनेक चिंताएं हैं, उन सभी बातों को छोड़कर प्रधानमंत्री मोदी एक अलग तरह की राजनीति करने में तुले हुए। चुप्पी साधना उनका कर्तव्य है और जहां पर वो पारंगत है, जैसे कि किस तरह राजनीति को और रंग दिया जाए, वो बढ़ाने में वो माहिर है और वो काम करते आ रहे हैं। तो हमने आज प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण है जो हरियाणा के हिसार में दिए थे, उसका जो है विवरण पे बात किया है और उन्होंने क्या कहा इसे समझने की कोशिश की है। बाकी आपको क्या समझ में आता है कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सोमवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल का आरोप लगाया है और कहा है कि भाजपा अम्बेडकर की जाति न्याय पर काम करने के बजाय सिर्फ उसका राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर पोस्ट किए गए विस्तृत बयान में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी की ओर से 5 सूत्री मांगों को रेखांकित किया जा रहा है जो डॉक्टर अंबेडकर के मूल्यों को बनाए रखने में सफलता हासिल करेगी, जिस पर मोदी सरकार अभी तक विफल रही है, इसका आरोप लगाया है। खड़गे ने अपने 5 सूत्रीय एजेंडे का उल्लेख करते हुए लिखा, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती आज है। आज के दिन मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से 5 बातें कहना चाहता हूं। पहली बात मैं कहना चाहता हूं कि कास्ट सेंसर जरूरी है। अभी केंद्र सरकार 2011 के जनगणना के आंकड़ों पर अपनी योजनाएं बना रही है। 2021 में होने वाली जनगणना का अभी तक कोई पता नहीं है। हम मांग करते हैं कि जनरल सेंसस के साथ साथ ये भी जरूरी है कि कास्ट सेंसस कराया जाए, क्योंकि इतने वर्षों के बाद ये नहीं मालूम है कि आज समाज के अलग अलग वर्गों की वास्तविक हालत कैसी है। 10 सालों में कितनी परिवर्तन हुई है जो कास्ट सेंसस के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जब हम कास्ट सेंसस नहीं करवाएंगे तो हमें इसके बारे में कैसे पता चलेगा? सामाजिक न्याय के पैमाने पर शिक्षा, नौकरी, न्याय, मकान और जमीन के मालिकाना हक आदि पर उन्होंने कितनी तरक्की की है, ये सब
जनगणना के थ्रू पता चलेगा और जनगणना बंद पड़ी हुई है। साल 2021 में नियम के मुताबिक जनगणना होनी चाहिए थी, लेकिन आज साल 2025 है, जनगणना नहीं हुई। सवाल है, मोदी जी जनगणना से क्यों बचते हैं? ये भी एक बड़ा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। खड़गे ने दूसरा एजेंडा रखते हुए लिखा है, 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने SC/ST सब प्लान लागू किया था ताकि इन समुदायों के साथ समुचित न्याय हो। दुर्भाग्य से 2015 में मोदी सरकार ने इसे खत्म कर दिया। हमारे कर्नाटक और तेलंगाना राज्य सरकारों ने सब प्लान लागू करने का कानून बनाया है। हम भाजपा सरकार से ऐसा मांग करते हैं कि SC/ST सब प्लान को केंद्र सरकार फिर से लागू करे। उन्होंने आगे 3 नए एजेंडों का जिक्र करते हुए लिखा, तमिलनाडु के सिवा कोई राज्य नहीं है जहां आरक्षण सुरक्षित है। हम मांग करते हैं कि राज्यों के आरक्षण को शेड्यूल 9 में शामिल कर दिया जाए, जिससे 50% की सीलिंग हटाकर राज्यों के आरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके। चौथे एजेंडे पर अर्गे ने कहा, 2006 में संशोधन हुआ और इसमें आर्टिकल 15(5) जो संविधान में संशोधन करके SC/ST OBC को प्राइवेट कॉलेज में आरक्षण दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ये कानून अपहेल्ड किया था, निरस्त किया था। आज 55% हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में प्राइवेट हाथों में है। हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। मोदी सरकार सो रही है। मैं मांग करता हूं कि इसे कानूनी अधिकार बनाया जाए और इसे तत्काल लागू किया जाए। कहने का मतलब ये है कि कॉलेज, जो प्राइवेट कॉलेज है, उसमें SC/ST और OBC के लोगों को एक नियमित वो जो है आरक्षण दिया जाए और इस पर भी कानून बनाया जाए। इसके लिए मांग की जा रही है, जो आज के समय पे नहीं है। आज के समय पे आरक्षण कहाँ है? आज के समय पे आरक्षण है सरकारी विश्वविद्यालयों, सरकारी विद्यालयों और नौकरियों में जो सरकारी है। लेकिन मांग धीरे धीरे बढ़ रही है कि यह प्राइवेट कॉलेजों में जाए, प्राइवेट नौकरियों में जाए और प्राइवेट चीज़ों में भी बढ़े, क्योंकि एक बड़ा हिस्सेदारी प्राइवेट चीज़ों का भी है, प्राइवेट सेक्टर का भी है। इसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। खड़गे ने 5वीं मांग करते हुए अपने एजेंडा का उल्लेख करते हुए कहा कि 2 साल पहले जब महिला आरक्षण बिल पारित हुआ, तब कांग्रेस पार्टी की मांग यही थी कि अधिनियम फौरन लागू हो और इसके साथ साथ ही इसके अंदर तक 1/3 आरक्षण SC/ST और OBC महिलाओं के लिए सुरक्षित हो। कांग्रेस पार्टी इन 5 मांगों को संसद के अंदर और बाहर लेकर संघर्ष करेगी, इसकी भी बात कही है। कहने का मतलब ये है कि इन सभी मुद्दों पर अब कानून जो बनी हुई हैं उसे लागू करने की ज़रूरत है और कई मौक़ों पर कानून बनाने की ज़रूरत है। इधर राहुल गांधी प्रत्येक दिन देश के अंदर पिछड़ों की संख्या गिनाकर पिछड़ों की भागीदारी की बात कर रहे हैं। उधर नरेंद्र मोदी संविधान के नाम पर अंबेडकर का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन पिछड़ों की भागीदारी कैसे बढ़ेगी, उनके साथ न्याय कैसे होगा, इन सभी बातों पर इनका कोई जिक्र नहीं है। अब सवाल उठता है, क्या प्रधानमंत्री मोदी इस दिशा में और कोई बड़ी कदम उठाएंगे या नहीं? अब ये सोचने वाली बात है। तब तक के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले दिन, और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ हमारा ये प्रोग्राम भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले दिन। नमस्कार, जय हिंद।